गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल बना है। औद्योगिकी, औद्योगिक, और सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में जाना जाता है। कोई भी इंडस्ट्री हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, उसका अध्ययन करना और ये देखना कि क्या क्या समस्याएं होती हैं, किस तरह से उसका निराकरण किया जाए। निराकरण का मतलब क्या होता है? समस्या का समाधान, समस्या को सही करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष क्या विकसित देश है? नहीं, विकासशील देश है और विकसित है। और ये मैं जब प्राथमिक विद्यालय के बाद जब मैं मध्य विद्यालय में पहुंचा 79 के आसपास, उसी समय से कहा जाता है कि भारतवर्ष विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, विकासशील देश है। अगर देखा जाए तो मैं 45 वर्ष से सुन रहा हूं कि भारतवर्ष विकासशील देश है। तो अगर हम गहन अध्ययन करें, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, औद्योगिकी का क्षेत्र हो, मैं 45 वर्षों से यही सुनते आ रहा हूं कि भारतवर्ष एक विकासशील देश है। अगर गहन अध्ययन करें तो यह पता चलता है कि आखिर भारतवर्ष कब तक विकासशील रहेगा। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? चिंता का विषय तो है सर। आखिर कब तक विकासशील रहेगा? आखिर कौन कौन सी समस्या है जिसके कारण भारतवर्ष अभी भी विकासशील देश है? अगर हम अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, जापान की बात करें, तो देखते हैं कि वो सभी देश पूर्ण रूप से विकास हो गया है।
आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बाधा यह है कि जिस देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ते रहेगी, जिस समाज की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ते रहेगी, जिस परिवार की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ते रहेगी, तो निश्चित रूप से उस देश की, उस समाज की, उस राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। वो जीवन पर्यंत गरीबी रेखा में रहेगा। वर्षों पहले हम सभी सोचते थे, सुनते थे कि भारतवर्ष विश्व का दूसरा देश है जहां की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। पहला स्थान चीन का होता था, दूसरा भारतवर्ष का होता था, और उस समय से आज तक यही सुनते आ रहे हैं। अभी सर्वेक्षण हुआ तो देखा गया कि उस समय 70 करोड़ 80 करोड़ भारतवर्ष की जनसंख्या हुआ करती थी। आज 1 अरब से ज़्यादा भारतवर्ष की जनसंख्या है। और अगर नागरिक इस बात को नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, तो निश्चित रूप से आर्थिक मंदी होगी, बेरोजगारी होगी, और यही हो रहा है। सिर्फ सरकार को दोषी देना उचित नहीं है। हम सभी नागरिक को इसके बारे में सोचना होगा। और अगर जनसंख्या नियंत्रित होगा तो निश्चित रूप से भारतवर्ष विकास की ओर जाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या को क्या रोजगार दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। इसलिए हम सभी को आगे बढ़ना होगा, अपनी सोच को सही करना होगा, और अगर इस पर नियंत्रण होगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। आज कहा जाता है कि भारतवर्ष का 70% व्यक्ति कृषि पर निर्भर करता है। कृषि पर है ना? देखा जाए तो अभी भी अगर गांवों का सर्वेक्षण करें तो अभी भी अच्छे ढंग से कृषि नहीं हो पा रही है। जमीन छोटा छोटा रूप में बट गया है। बहुत ऐसा जमीन है बंजर है, बहुत ऐसा जमीन है वहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की मानसिकता बदल गई है। कृषि के प्रति रुझान समाप्त हो गया है। जब तक हम नहीं सही सोचेंगे, गांव को छोड़कर लोग शहर की ओर जा रहे हैं। यह अच्छी बात है कि शहर में रोजगार है, तो अगर एक और कहा जाए कि रोजगार की ओर अगर जाते हैं तो दूसरी ओर कृषि व्यवस्था हमारी खराब होती है। और अगर कृषि व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो दूसरे देश से हमें कर्ज लेना होगा। इसलिए मानसिकता को बदलनी होगी, सभी नागरिक को सोचना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के बारे में। बात करते करते विषय से विषयांतर हो गए, फिर भी हम इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। आज औद्योगिकरण हो रहा है,
लेकिन अगर हम दूसरे देश से तुलना करते हैं तो कुछ शहर छोड़कर कभी भी भारतवर्ष की स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, गुड़गांव, इन सभी जगहों पर विकास हो रहा है। आज अगर झारखंड की बात करें तो कुछ हद तक सही है। जैसे झारखंड HEC रांची के नाम से भारतवर्ष में जाना जाता है, बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, माइंस के नाम से जाना जाता है। फिर भी देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं मुनाफा उतना नहीं दे रहा है। जैसे HEC रांची, बोकारो और माइंस के क्षेत्र में अगर अध्ययन करें तो भारतवर्ष में रांची, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो कि यहाँ खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में मिलता है। कोयला हो, अवरक हो, तांबा हो, लौह अयस्क हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी झारखंड का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी झारखंड प्रदेश गरीबी रेखा से नीचे है। यहाँ के व्यक्तियों की आय बहुत कम है। इस पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, इनको सोचना होगा कि किस तरह से हम झारखंड राज्य का विकास कर सकें। सिर्फ मैया योजना देकर ही हम सही नहीं कर सकते हैं। अगर जितना हम मैया योजना में पैसा लगाते हैं, अगर उतना ही हर क्षेत्र में एक एक इंडस्ट्री लगाएं तो निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर होगी। सिर्फ वोट की राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, 2500 में ही खुश हो जाते हैं और उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए शिक्षा आवश्यक है। लेकिन अगर हम देखते हैं सरकारी विद्यालय तो वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ के शिक्षकों की सैलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस अनुसार विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी नहीं है। क्यों? आज प्राइवेट विद्यालय काफी आगे जा रहा है, लेकिन झारखंड राज्य हो या कोई राज्य हो, सभी वर्ग के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इतना फी लगता है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? सच ही कहा गया है कि जब तक आधार सही नहीं होगा, जब तक प्राथमिक विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक किसी राज्य, किसी देश का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि शिक्षा के बारे में कहा गया है कि जिस तरह से किसी इमारत की मजबूती के लिए उसकी नींव का मजबूत होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी देश और राष्ट्र को शक्तिशाली करने के लिए वहाँ की शिक्षा पद्धति का कोर्स होना आवश्यक है। और यह तभी संभव है जब हम प्राथमिक विद्यालय पर ध्यान दें। शायद आप जानते होंगे कि दूसरे देशों में उच्च विद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षकों से ज्यादा प्रतिष्ठा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को दी जाती है। आखिर क्यों? इसलिए कि वो उनका आधार मजबूत करते हैं, नींव मजबूत करते हैं। क्योंकि जब नींव मजबूत होगा,
तभी वो आगे बढ़ सकेगा। अगर आप किसी बिल्डिंग का बात करें तो अगर उसका नींव मजबूत होगा तो वो बिल्डिंग ज़्यादा टिकाऊ होगा। उसी प्रकार बच्चे का भविष्य प्राथमिक विद्यालय से शुरू होकर महाविद्यालय तक जाता है। अभी जो आप मेहनत करेंगे वही आपको काम आएगा। यही 10 वर्ष जितना मेहनत हम कर लेंगे वही आपको काम आएगा। इसलिए एक सोच बनानी है कि प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय में आखिर जो सरकारी है आखिर इसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, सोचने वाली बात है। और अगर इस तरह प्राइवेट महाविद्यालय, विद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे तो तेज हो जाते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय के बच्चे क्यों नहीं तेज होते हैं, है ना? तो इसमें गहन चर्चा की आवश्यकता है, कार्यशाला की आवश्यकता है। आज मैं झारखंड स्टेट में बड़े बड़े स्थानों पर जाता हूँ, लोग बात करते हैं, शिक्षा मंत्री बात करते हैं उच्च शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए। बात इस पर भी होनी चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय जो सरकारी है आखिर किस तरह से इसका विकास किया जाए। आज कोई भी प्रदेश हो, झारखंड प्रदेश हो या कोई प्रदेश हो, भारतवर्ष एक गरीब देश के रूप में जाना जाता है और गरीबों से भी बहुत ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो कि वहाँ प्राइवेट विद्यालय में, महाविद्यालय में नहीं पहुँच पाते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। सरकार को इस वक्त कदम उठानी चाहिए कि जो भी प्राइवेट विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनको आदेश होना चाहिए 10%, 20%, 30% या 50% जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनका डायरेक्ट एडमिशन है और जो भी क्षतिपूर्ति हो वो सरकार वहन करे, तभी भारतवर्ष का विकास हो सकता है। एक और पैसे के बदौलत वो बच्चे बड़े बड़े विद्यालय में पहुंच जाते हैं। आज देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, MBA कॉलेज हो, आज जो गरीब के बच्चे पास तो कर जाते हैं लेकिन वो एडमिशन नहीं कर पाते हैं। क्यों? 25 लाख 50 लाख लगता है। यस सर। तो वो चाहकर भी वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं। इस तरह की अगर व्यवस्था होगी तो क्या भारतवर्ष का विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। 100 साल लग जाएंगे। 45 वर्षों से यही सुना जा रहा है कि भारत देश एक विकासशील देश है। कब तक ये विकासशील देश रहेगा? आज भारतवर्ष के माननीय जो हैं प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि भारतवर्ष आने वाला समय में विश्व गुरु के रूप में बनेगा। 2047 तक अमृत महोत्सव बना रहे हैं। क्या अमृत महोत्सव बना रहे हैं? शिक्षकों के भूख को नहीं मिटा पा रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए एकजुटता बनाकर इसको सोचने की आवश्यकता है। बोलिए सर। एक बात पूछना है सर कि जो विकसित भारत जो हुआ है सर, मान लीजिए कि अगस्त 1831 में इसका निर्माण किए थे, एक आविष्कार किया गया था, समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया था, लेकिन समाजशास्त्र को पूरी तरह से इसका विकसित भारत में नहीं लाया जा रहा, क्योंकि कभी कभी हम भी देख रहे सर इस बाहर से दुनिया में कहीं बाहर किसी बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, किसी महिला को बेरोजगार की मजदूरता नहीं मिल रही है, कोई कामगार, कोई नौकरी जॉब या कोई वगैरह कुछ काम के लिए कुछ अध्ययन नहीं किया जा रहा, ना ध्यान दिया जा रहा है। सरकार हम पर ध्यान
ध्यान भी दे रही है और लोग हम उस पर ठोस बर्ताव कर रहे हैं। सरकार तो ध्यान तो देगी लेकिन उस पर तो ठोस तो बर्ताव करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसका टैक्स वसूला जाए। कोई कहता है कि आपका मेंशन कितना है, आपका टैक्स कितना है, आपका वैल्यू कितना है, ये आपको जानकारी लेगा उसके बाद। ये भारत विकसित भारत पूरी तरह से नहीं हो जाए, क्योंकि विकसित भारत तभी होगा। चलिए मान लीजिए कि 2047 तक आने वाले हमारे भारत सरकार हमारे पूरे भारत को, भारत से तब चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, अमेरिका, जम्मू या पूरा भारत, पूरा ईस्ट इंडिया तक, पूरी भारत में पूरा विकसित भारत तो कर लेगा, लेकिन विकसित भारत का 1% भी आगे बढ़ पाएगा सर? ये थोड़ा अजीब सी बात कर रहा है कि विकसित भारत तो एक नाम के लिए दी गया है कि सर चलो समाज शास्त्र निकल गया, हम लोग इतिहास क्यों बनाते सर? इतिहास हम लोग बनाते हैं। इतिहास में राजा महाराजा, आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ऐसे इंसान वगैरह जो भी हो, ऐसा हम लोग इतिहास को बनाते हैं, लेकिन इतिहास का उल्लंघन लोग कोई और लोग इसका इस्तेमाल करता है और उसको आधा मिटाकर अपना उल्लेख किया है कि हम लोगों ने अपना ये इतिहास हम लोगों ने इस तरह उजागर किया है। किसी के हाथ को दूसरे के हाथ बदलते हैं। ठीक उसी तरह ये जो भारत समाज और शास्त्र का विस्तार करने के लिए पूर्ण रूप से इसका निर्धारण किया गया है सर, इसका पूरी तरह से निर्धारण नहीं किया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से इस बेरोजगारों से दूर की बात है। बेरोजगार बच्चों, महिला और पुरुष और किसी महिला जात पर ठोस आरोप लगाना या किसी पर रेप होना या किसी को पढ़ाई की शिक्षा नहीं मिलना या किसी को खाना पीना नहीं मिलना या घर में किसी का मकान छत कुछ नहीं मिला, सड़क विस्तार कुछ नहीं करना, सरकार कुछ ठीक से नियम नहीं उठा रही सर इस बात के लिए लोग हजारों लोग इसके मोर्चा पर उठ जाते हैं, लेकिन इसका कोई अध्ययन नहीं उठाया जाता, क्योंकि हम भी सब भूल रहे हैं, पूरी दुनिया भूल रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए कोई फायदा नहीं उठाया। सरकार सब देखेगी। आज देख लीजिए कि आज कॉलेज में किसी का लड़की का बोलना घर से बोला जाता है सर कि आज कॉलेज में किसी का रेप हुआ था, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई फायदा नहीं उठाया। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ टेलीविजन ही सिर्फ आप सबको दिखाना चाहेंगे कि मैं आप कि किसी मुस्लिम को बचना नहीं चाहिए, उस मुस्लिम को फांसी होनी चाहिए, 10 साल की सजा होनी चाहिए, लेकिन मैं कई दिन से मैं कहना चाहता हूँ कि उस मुस्लिम को सजा नहीं मिल रही, क्योंकि उस सजा तो मिल रही है, उसको सलाखों के पीछे उसे तो डाल तो दिया जा रहा है, लेकिन सलाखों के पीछे उसे आरामदायक लिया जा रहा है। उस सलाखों में उसे मान लीजिए उसको 10 साल की सजा मिलेगी, लेकिन वो डूब के क्या उसको सिर्फ जेल में मारोगे, सबके सामने मारना चाहिए उसको, ताकि हमारे झारखंड दूर के वालों पूरे विश्व भारत समझ सके कि समाज में होने वाला क्या हो गया है, क्या विस्तार किया जा रहा है, क्या विकसित किया जा रहा है, पहले के जमाने में क्या किया था और इसके जमाने में क्या है। पहले जंगली जानवर आए, फिर पेड़ पौधा आए, फिर राजा महाराजा आए, फिर हम लोग छोटे इंसान पर गुलामी किया जा रहा है। तो क्या ये विस्तार है? नहीं विस्तार किया जा रहा है। कुछ विदेशी लोग ने कोनहिर का हीरा चला दिया, कोनहिर का हीरा ले गए, वो कोनहिर का हीरा जो पूरे भारत को अमीर पूरी तरह से दे 100 गुना से भी ज्यादा कर सके। लेकिन इस बात को क्या लगाया जा सकता है कि सरकारों ने ये नियम लगाया है कि कोनहिर का हीरा तो चला गया, लेकिन कोनहिर हीरा के चलते ही ये किया जाए देश पूरी तरह से लेवल में काम हो गया। चलिए मान लेते हैं कि 100% में 50 लेवल पे पूरा काम हो गया, लेकिन 50 लेवल में हमारा आधा भारत तो विस्तार तो हो चुका है, जैसे कि सड़क हो गया, दरवाजा हो गया, स्कूल हो गया, बेंच हो गया, चौक हो गया। ये बेंच भी बहुत मेहनत से बना है, बेंच भी बड़ी लोग की मेहनत से बना है, लेकिन 50% जो आधा हम लोग भारत में जो नुकसान हुआ है, राजा महाराजा लोग कुछ विदेशी आक्रमण करने से हमारा भारत पूरे तरह से बर्बाद हो चुका है। आधा भारत विस्तार है और आधा भारत विस्तार नहीं है, और उसी आधा विस्तार के भारत के चलते ही आधा हमारा भारत पूरी तरह से आधा भी गुलाम हो चुका है। अगर मान लीजिए तो उस 50% से अगर मान लीजिए 50% से अगर वो भारत अगर आज विस्तार रहता है तो आज ये नौबत नहीं आती है हमारे भारत को। आज हमारे कोई लोग छात्रा दूर की बातें, किसी महिला को अगर बाहर निकल जाते हैं तो उसके साथ छेड़खानी करते हैं। क्या ये समाज सुधार में क्या यही लिखा है? क्या संविधान में यही लिखा है कि किसी को हक नहीं मिलेगा? क्या समाज में यही लिखा है कि कोई पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, समाज जैसा है वैसे चलना चाहिए, समाज जैसा गड़बड़ है, जैसे उसका क्षेत्र हो, उसका परिवार हो, उसका खेल का हो, उसका बोलचाल हो, भाषा हो, या पढ़ाई लिखाई हो, या उसका टीचर्स हो, या पेन हो, या कलम हो, या घड़ी हो, या खाना पीना हो, किस तरह से हो, जो जैसा चल रहा है वैसे चलेगा? नहीं चल सकता, क्योंकि भगवान ने भले हम लोग का दिया है, भगवान हम लोग को भली धरती पर जन्म दिया, बनवा के भेजा है इस धरती पर, लेकिन उस धर्म का पालन करना, क्योंकि ईश्वर का कोई धर्म नहीं था। धर्म कौन बना? धर्म तो हम लोग बना है। समाज कौन बना?
अगस्त कॉम्टेन बनाया था। अगस्त कॉम्टेन कौन थे? भगवान के इंसान थे। उनकी सोच ने इस समाजशास्त्र को बनाया है। उनकी सोच ने ही समाजशास्त्र को बनाया तो है, लेकिन समाजशास्त्र को उनके जानने के बाद समाजशास्त्र का पूरी तरह से विकसित भारत का अध्ययन नहीं किया जाए, क्योंकि उन पन्नों को या तो किसी ने फाड़ फेंक दिया हो या उस विकसित भारत को पूरी तरह से जब्त कर दिया। क्योंकि उस विकसित भारत को अब खोलना है, उस समाज को खोलना है कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं। विकसित भारत को पूरी तरह से जैसे कि राजनीति हो, सामाजिक हो, पॉलिटिकल्स हो, ये साइंस में रुचि बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसका 1% भी पूरी तरह से अगर चाहे कितना भी विस्तार किया जाए, विस्तार में कोई ना कुछ तो छूट जाता है सर उसमें। आज हम लोग को उसमें फायदा भी नहीं मिल रहा है सर, हम लोग को पढ़ाई में उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। कोई ना कुछ तो छूट जाएगा किसी का लेवल में, किसी का मार्क्स कम हो जाना, किसी का पढ़ाई कम हो जाना, किसी का ज्ञान कम हो जाना। हम लोग ज्ञान तो ले रहे हैं लेकिन ज्ञान बढ़ नहीं रहा है। कोई ध्यान देना चाहता है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसी को ज्ञान बताना चाहता है तो ज्ञान बताने के चलते वो गाली गलौज या अजीबोगरीब बातें करता है कि ज्ञान है क्या ज्ञान से मिलेगा। ज्ञान तो मिल जाएगा लेकिन आपको ज्ञान से बहुत कुछ मिलेगा। आप 1 लाइन पढ़े या 2 लाइन पढ़े, लेकिन आपको ज्ञान आपके लिए बहुत मजबूत था। आपको पूरे भारत के और दूर के बाद आपको इतिहास नाम दे देगा। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। बहुत अच्छा तुमने सजेशन दिया है और इस सजेशन को YouTube के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में भेजा जाएगा और हम सभी नागरिकों को इस तरह की सोच बनानी होगी, तभी भारतवर्ष पूर्ण रूप से विकास कर पाएगा। अभी भी भारतवर्ष की समस्याएं हैं और जब तक समस्या नहीं होगी समस्या रहेगी। इसलिए एकजुटता बनाकर इसको आगे बढ़ाएं और एक नए राष्ट्र का निर्माण में 2047 में विश्व गुरु बनने की ओर जो अग्रसर हो रहे हैं उनको साकार करें। यही बात सभी को सोचना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी, क्योंकि सच ही कहा जाता है कि ये तीव्र गति से बढ़ रही है और जब तक इसका रोक नहीं लगेगा तब तक भारतवर्ष में गरीबी बेरोजगारी की स्थिति बनी रहेगी। तो आज हम इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी क्या है और इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पढ़ने की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता यह है कि आज यूनिवर्सिटी में, जैसा कि कल कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि उन्होंने कहा था कि मजदूरों एक हो जाओ तभी तुम्हारा हक मिलेगा, और जैसा कि देखा गया कि उन्हें उनके श्रम के अनुसार, मेहनत के अनुसार आय नहीं मिल पा रहा था। तब कार्ल मार्क्स का संबोधन वर्षों पहले हुआ था कि कोई भी संस्था हो, क्षेत्र हो, अपने हक के लिए आगे आए तभी आपको आपका हक मिलेगा। और तब क्रांतियां हुई, मजदूर एक होकर के आगे बढ़े, जो कि हम लोग 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें संघर्ष हुआ, मजदूरों को गोलियां भी खानी पड़ी, लेकिन वो आगे आए और अपने हक को प्राप्त किए। तो इंडस्ट्री में क्या है, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि उत्पादन को ठप कर दिया जाता है, तो फिर उसको किस तरह से सही करना है ना, उसको, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो निश्चित रूप से देश की स्थिति चरमरा जाएगी। अगर कहीं भी, है ना, अगर एग्रीकल्चर को ठप कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से भुखमरी हो जाएगी। इसलिए बहुत कुछ बातें हमें इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद।